वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 601 के लेक्चर नंबर 11 से लेकर 20 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं मिड टर्म की प्रिपरेशन के हिसाब से। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले है लेबर इशूज। सो जो लेबर मार्केट डायनामिक्स है उसके अंदर काफ़ी हद तक जो है वो चेंज जो है वो देखा गया है अगर हम पिछले सालों में देखते हैं। और एक हाई डिग्री ऑफ एडॉप्टेबिलिटी है और फ्लेक्सिबिलिटी है, साथ में जो लेबर मार्केट की सिक्योरिटी है जिसके अंदर प्रोटेक्शन भी शामिल है, जो आर्बिट्री लॉस होता है एम्प्लॉयमेंट का और जो कमी आती है इनकम के अंदर और जो हेल्थी वर्क प्रैक्टिसेस में, ये भी जो है वो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है नए इन्वायरमेंट की। सो जो डिलीवरी ऑफ असिस्टेंट और एक्सेस टू रिसोर्सेज है, सो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को डिटरमाइन किया जाता है प्रोडक्टिविटी से, जिसके साथ एक कंट्री रीजन या क्लस्टर यूज़ करता है उसके ह्यूमन कैपिटल और नेचुरल रिसोर्सेज। पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है वो डिक्लाइन हुई है अगर पिछले 15 साल हम देखते हैं। फाइनेंस की हम बात करें, इससे मुराद एक्सेस होता है इक्विटी तक, फॉर्मल डेट फाइनेंसिंग तक। रिपीटली तौर पे इसको आइडेंटिफाई किया जा चुका है एज अ रेकरिंग कंस्ट्रेंट के तौर पर, रुकावट के तौर पर एसएमई की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। कमर्शियल बैंक अप्लाई करते हैं कंजर्वेटिव पॉलिसीज लैंड करने में एसएमईज को। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, सो जो एक मेजर चैलेंजेस में से है जो कि एसएमई को फेस करना होता है इमरजेंस में नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के अंदर। और लोगों को लाजमी तौर पे अब आज के दौर में क्या है कि कंटिन्यूली तौर पे उनको इनोवेट करना है, चेंज करना है और अपग्रेड भी करना है। सो नर्चर की ज़रूरत है एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट और स्किल्स डेवलपमेंट, ताकि अडॉप्ट किया जाए इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ को। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड अपग्रेडेशन की बात करें, सो डेवलपिंग करना एसएमई बेस करते हुए लोकल स्किल्स या रिसोर्सेज के ऊपर, उसको अब जो है सही तौर पर रिकग्नाइज किया जा चुका है एज अ मीन्स के तौर पर प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ और एक बहुत ही इफेक्टिव टूल प्रोवाइड करने के लिए प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जो एक कंट्री के अंदर। सो मेजर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और ऑब्स्टिकल के अंदर शामिल ये होता है कि इनएबिलिटी होना एक्वायर करने के लिए सोफिस्टिकेटेड यूजिंग इक्विपमेंट और जो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फैसिलिटीज़ हैं। इसके अलावा कमी होना स्किल्स की या एक्सपीरियंस की ऑपरेट किया जाए हाई टेक मशीनरी, क्योंकि हर कोई नहीं हाई टेक मशीनरी को ज़ाहिर बात है चला सकता है, उसके लिए सीखना पड़ता है, एक्सपीरियंस भी लेना पड़ता है। और इन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होना, जो टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन के हवाले से। और लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की कमी होना टारगेट मार्केट इक्विटी रिक्वायरमेंट्स के हवाले से। और लैक ऑफ नॉलेज होना कि कैसे अचीव किया जाए इन क्वालिटी लेवल्स को। सो मार्केट एंड इंडस्ट्री फॉर इन्फॉर्मेशन की बात करें, तो जो एक्सेस है मार्केट और इंडस्ट्री इन्फॉर्मेशन तक, ये कीज़ में से एक है डेवलप करने के लिए सक्सेसफुल बिजनेस स्ट्रेटजीज। और फ्रीक्वेंटली जो है बिजनेस और उनकी जो ट्रेड एसोसिएशन है वो एबल होते हैं प्रोवाइड करने के लिए उनके मेंबर्स को इस तरह की सर्विसेज। सो हार्मोनाइजिंग एंटरप्राइज साइज कैटेगरीज, तो बहुत से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और पब्लिक सेक्टर एजेंसीज ने अडॉप्ट की अपनी खुद की डेफिनेशंस। तो बहुत सी डेफिनेशन है जिसके जरिए एसएमईज को डिफाइन किया जाता है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को, कि कौन कौन से स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हैं। सो मेजरिंग अवर सक्सेस, पब्लिक सेक्टर रिसोर्सेज जो है वो स्केयर्स होते हैं, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर रिसोर्सेज यानी कि लिमिटेड होता है, ऐसा नहीं होता कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे। सो हमें ज़रूरत होती है इंश्योर करने के लिए कि इनको यूज़ किया जाए, बहुत ही अच्छे तरीके से हम यूज़ कर सकें, एफिशिएंट तरीके से करें, कम से कम रिसोर्सेज से ज़्यादा आउटपुट लेने की कोशिश करें। सो एसएमई एज अ मीडियम टर्म चैनल फॉर अदर ऑब्जेक्टिव, सो ये कॉमन प्रैक्टिस है बहुत से कंट्रीज़ के अंदर, कि वो करें यूज़ एसएमईज का, ताकि वो फर्दर स्पेसिफिक वो कर सकें, फर्दर तौर पर स्पेसिफिक डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स। जेंडर डेवलपमेंट की बात करें तो दोनों ही जेंडर जो है किसी भी सोसाइटी के, वो वैसे तो हाफ जो है ज़ाहिर बात है पॉपुलेशन का होते हैं, मतलब 50-50 रेशियो होता है, लेकिन कहीं पर ज़ाहिर बात है हम देखते हैं कि ज़्यादा कंट्रीज़ में हमें फीमेल की पॉपुलेशन ज़्यादा दिखाई देती है, लेकिन कुछ जगहों पे हमें इक्वल रेशियो भी हमें दिखता है। और पाकिस्तान भी ज़ाहिर बात है यही पाकिस्तान का भी मामला है, लेकिन तकरीबन हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में अगर फीमेल पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं भी है, लेकिन यहाँ पे भी तकरीबन 50 के करीब का रेशियो बन जाता है। सो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की हम बात करें, सो ये जो है ज़्यादा फ्रीक्वेंटली है एक रिजल्ट जो है इंट्रैक्शन का ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन और एनवायरनमेंट के दरमियान। और फियर्स कंपटीशन कॉम्पिटिटिव फियर्स कॉम्पिटिटिव प्रेशर के अंडर मार्केट इकोनॉमी के, और एक हिस्सा होना है कि मुकाबला करे स्ट्रेटजीज का,
जब फेस करें डिफ़िकल्टीज, ताकि कवर करें बेसिक नीड्स, एंटरप्राइजेस और इंडिविजुअल जो है वो क्रिएट कर रहे हैं एनवायरमेंटल जो इश्यूज़ हैं। लॉन्ग टर्म इश्यूज़ की बात करें, ये इश्यूज़ होते हैं जो कि बाहर होते हैं, जो स्कोप होता है हमारे करंट इंटरवेंशन का उससे बाहर होते हैं, उससे आगे होते हैं। लिटरेसी की बात करें, एविडेंस ये बताता है कि एसएमई जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली तौर पर डिफ़िकल्ट पाते हैं कि वो ग्रो करें, उनकी इनेबिलिटी होने की वजह से कि वो डेलीगेट करें साउंड ट्रेंड स्टाफ को। उनकी जो का इनेबिलिटी होती है कि वो जो साउंड डेलीगेट स्टाफ है उसको डेलीगेट कर सकें। लॉ एंड ऑर्डर ऐसी सिचुएशन होती है, ज़ाहिर बात है हम पाकिस्तान में हम देखते हैं तो ये इसको वरीसम जो है वो देखा गया है। लॉ एंड ऑर्डर को पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करें, ये वाइटल इशू होते थे, इसको ज़रूरत है देखने की। और ऑब्जर्व किया गया है कि बहुत से डेवलपिंग कंट्री जो है चेंज के साथ उनकी आईपी सिस्टम के अंदर लॉज वो कर सकते हैं। अट्रैक्ट करना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को रिसर्च और डेवलपमेंट में, स्पेशली जो इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक फील्ड है उसमें। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बेसिक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्री रिक्विजिट होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। पावर आउटरीचेस और जो एक्सेस होता है कनेक्शन तक, उसको कंसिडर किया जाता है रिटेन के तौर पर, और सिग्निफिकेंटली तौर पे वो अफेक्ट करता है प्रोडक्टिविटी जो है फर्म्स की पाकिस्तान में। और ये एस्टिमेट किया जाता है कि टिपिकल बिजनेसेस पाकिस्तान के अंदर लॉस करते हैं 5.6% एनुअल सेल्स रेवेन्यू इस सिंगल फैक्टर की वजह से भी। सो स्टार्टअप प्रोसेस जो है कि स्मॉल इंटरप्राइज का, सो जो चैलेंजेस हैं स्टार्ट करने के लिए, न्यू इंटरप्राइज स्टेज ऑफ कॉन्सेप्शन से फंक्शनिंग तक वो स्टुपेंडस हैं या फिर मल्टी डायमेंशनल है। जैसे कि उसकी कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी की बहुत सी फॉर्म्स के अंदर, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, बैलेंस डेवलपमेंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ वगैरह। आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू वेंचर अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात करें, सो सर्च के अंदर न्यू वेंचर्स की एंटरप्रेन्योर एक्सप्लोर करते हैं दोनों एक्सटर्नल और इंटरनल रिसोर्सेज। सोर्सेज जो आइडियाज़ के न्यू प्रोडक्ट के बारे में कहाँ कहाँ से आते हैं, हमें कहाँ से नई प्रोडक्ट के आइडियाज़ मिलते हैं, नेसेसिटी से मिलते हैं। किसी चीज़ की अगर हमें ज़रूरत है, वहाँ से एक आइडिया आएगा कि एक चीज़ की ज़रूरत है और वो चीज़ कोई कहीं पे मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कोई कंपनी उसको नहीं बना रही, फैक्ट्री में कहीं उसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही। सो ऑब्वियसली बात है वो फिर नेसेसिटी से हमें वो प्रोडक्ट का आइडिया आएगा कि हमें इस तरह की प्रोडक्ट बनानी चाहिए। हॉबीज़ या पर्सनल इंटरेस्ट से, लोगों के जो हॉबीज़ हैं या पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं वहाँ से भी आता है। सो एक एयरक्राफ्ट एग्जांपल, जैसे कि एक एयरक्राफ्ट डिज़ाइनर जो कि एक लार्ज कंपनी के लिए जो वर्क कर रहा था, उसने डेवलप किया एक कैटामैरन जो है अपनी खुद की प्लेजर के लिए, यानी कि अपनी खुद की आसानियों के लिए भी लोग जो है वो चीज़ें बनाते हैं, नई नई चीज़ें लेकर बना सकते हैं। और इसके अलावा ट्रेंड देखना फैशंस और कस्टम्स के अंदर, ऑब्जर्व करना अदर्स डेफिशिएंसीज। अब एक चीज़ ऑलरेडी मौजूद तो है मार्केट में, लेकिन उसके अंदर कुछ डेफिशिएंसीज हम देखते हैं, कुछ खामियां उसके अंदर हम देखते हैं या कुछ कमियां हम देखते हैं, तो उनको पूरा किया जाए और फिर गैप फिलिंग की जाए। कहीं पर गैप आया हुआ है किसी चीज़ का, अब उसको पूरा किया जाए। और नॉवल यूज़ होना, नॉन प्रोडक्ट, अब एक प्रोडक्ट पहले से मौजूद है लेकिन उसका नॉवल यूज़। सो जो पिटफॉल आते हैं सेलेक्ट करने में न्यू वेंचर अपॉर्चुनिटीज़, वो क्या क्या होते हैं। सो लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी होती है, कुछ एंटरप्रेन्योर जो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस होते हैं उनके आइडिया के, और वो नज़रअंदाज करते हैं कि स्क्रूटनाइज करें उसकी फिजिबिलिटी को। एक तो ये है मार्केट मायोपिया होता है, एक शॉर्ट साइटेडनेस, इनके आगे तक नहीं देखते बल्कि तंग नज़री जिसे हम कहते हैं उर्दू में। कंसंट्रेट करना प्रोडक्ट के ऊपर ना कि मार्केटेबिलिटी की, उसके उससे फिर अवॉइडेबल डिजास्टर होते हैं। इनके प्रोडक्ट के ऊपर ही फोकस है, मार्केटेबिलिटी के ऊपर फोकस नहीं है, उसको मार्केट नहीं किया जा रहा। इनएडिकेट अंडरस्टैंडिंग होती है टेक्निकल एस्पेक्ट्स की, समझ नहीं होती, जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं, टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं उनकी समझ नहीं होती। और प्रॉपर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की इम्प्रॉपर एस्टिमेशन होती है, सही तरह से एस्टिमेट नहीं किया जाता। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन की कमी होती है, एक प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट की तरह लग रही है इस तरह से। ओवरलुक कर देना लीगल इशूज़ को, जो हमारे यहाँ पे अक्सर देखने में आता है, जो कानूनी जो मामलात हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है और ये सोचा जाता है कि शायद कुछ भी नहीं होगा अगर हम कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो कानून के ख़िलाफ़ है। तो कई बार ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाता है और वो फिर आगे चल के बड़े मुश्किल बन जाता है। सो जो इवैल्यूएशन है न्यू वेंचर अपॉर्चुनिटीज़ की, सो जो क्रूशियल टास्क होता है स्टार्ट करने में न्यू बिजनेस एंटरप्राइज, वो होता है सिस्टमैटिक एनालिसिस और इवैल्यूएशन करना उसकी फिजिबिलिटी और लॉन्ग टर्म जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी होती है। और फॉलोइंग हैव बीन लिस्ट, आपको लिस्ट है आपके पास रीजंस के लिए जो फेलियर आता है न्यू वेंचर्स के अंदर। एक तो ये कि मार्केट नॉलेज जो है वो काफ़ी नहीं होती, डिमांड पोटेंशियल के हवाले से, प्रेजेंट और फ्यूचर मार्केट साइज़ के हवाले से। फॉल्टी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस होती है, जल्दी जल्दी शॉर्टकट लिए जाते हैं, इस वजह से इनफेक्टिव मार्केटिंग और सेल्स एफर्ट होती है। और इनएडिकेट अवेयरनेस होती है, अवेयरनेस नहीं होती सही कंपटीटर्स के रिएक्शन के बारे में, प्राइस कट, स्पेशल डिस्काउंट वगैरह। रैपिड प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस हो जाती है, यानी कि जल्दी जल्दी प्रोडक्ट का ऑब्सोल्यूट हो जाना।
टेक्नोलॉजिकल चेंज एडवांस की वजह से कुछ इंडस्ट्रीज़ के अंदर ऐसा भी होता है। और सही टाइमिंग नहीं होती नया वेंचर स्टार्ट करने की, इसके अलावा अंडर कैपिटलाइजेशन होना, कैपिटल काफ़ी नहीं होता है, और कुछ ऐसे होते हैं अनफोर्सिन किस्म के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट और रिलेटेड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज होती हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज और दूसरी कॉस्ट की बात करें तो उसको कैटेगराइज किया जा सकता है बेसिस के ऊपर पीरियोडिसिटी की, शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज के अंदर लॉन्ग टर्म और टर्म लोन्स और लॉन्ग टर्म लोन्स। कैश फ्लो एनालिसिस की बात करें अगर प्रोजेक्टेड सेल्स, एसोसिएटेड फाइनेंशियल रिसोर्स रिक्वायरमेंट और जो अवेलेबल, अगर प्रोजेक्टेड सेल्स ने एसोसिएट किया जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं और अवेलेबल रिसोर्सेज जो है वो जाने गए हैं, सो एंटिसिपेटेड कैश फ्लो जो है वो ईजिली तौर पर डिटरमाइन किया जा सकता है। एंटिसिपेटेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी जो है वो जज की जाती है बेसिस के ऊपर सेटिस्फैक्ट्री जो कि मिलती सेटिस्फैक्ट्री यील्ड जो कि होता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और असेसमेंट जो है पर्सनल रिक्वायरमेंट्स और जो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं। सो ह्यूमन बींग्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं मोटिव फोर्स जो है एक एंटरप्राइज को, और इस पर्पस के लिए नेसेसरी होता है कि कंसिडर किया जाए जो टैलेंट अवेलेबल है उनके पास और जो स्किल्स कंसनेंट हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के साथ। एनालिसिस ऑफ कंपटीशन की बात करें यानी कि जो कंपटीशन है उसको एनालाइज करना, सो इंश्योर करने के लिए सर्वाइवल और जो ग्रोथ होती है एंटरप्राइज की, एसेंशियल होता है कि किया जाए कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। और जनरली जो है हर ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है दो तरह के कंपटीशन, डायरेक्ट कंपटीशन होता है सिमिलर प्रोडक्ट से, इनडायरेक्ट होता है सब्सटीट्यूट से। सो जो पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम होती है एक न्यू एंटरप्राइज की, सो कई सारी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकती है हर्डल स्टार्ट करने के लिए कोई भी नई एंटरप्राइज, चाहे वो स्मॉल या लार्ज हैं, और उनको ज़रूरत होती है ना सिर्फ उनकी जो है वो उनकी नीड आती है, बल्कि एक अवेयरनेस जो होती है वो उनको अनेबल कर सकती है, टाइमली अवॉइडेंस का होना या प्रिवेंशन होना, रोकना। और कुछ जो है आपको नीचे दिए गए हैं पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम्स, जिसमें लैक या फिर एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट का होना, कमी होना या बिल्कुल भी ना होना प्रॉफिट का, नेचुरल कैलेमिटीज़ होना, कुदरती आफात जैसे बर्गलरीज या कोई फायर वगैरह। अनमाइंडफुल एक्सपेंशन जो है वो ये कि बिजनेस सफिशेंट बिजनेस जो है वो जनरेट नहीं हुआ कि सस्टेन किया जाए एक्सपेंडेड कैपेसिटी। सो हाउ टू अप्रोच लेंडर्स, अब लेंडर्स तक किस तरह से अप्रोच करें पहुँचे। आपकी जो बैंक की मोटिवेशन है वो इसी तरह सेम नहीं होगी जैसे आपकी है, और एज अ लेंडर इंटरेस्टेड है कि हासिल करें एक अच्छा रिटर्न जो है जो मनी आपने लैंड किया है, एंड और ये नहीं चाहता कि रन करे रिस्क जो कि नहीं पे हो रहा। सो बैंक जो है ज़ाहिर बात है जो लोन लेने जाते हैं आप अगर किसी बिज़नेस के लिए, तो आप मोटिवेट होते हैं जिस तरह से, तो बैंक उस तरह से मोटिवेट नहीं होगा। उसका इंटरेस्ट क्या है, वो चाहता है कि जो पैसा दे रहा है, लोन दे रहा है, उस पे उसको अच्छा रिटर्न मिले, और वो ये भी नहीं चाहेगा कि ज़ाहिर बात है जिसको वो पैसा दे रहे हैं वो उनको वापस करने ना करें या फेल हो जाए वापस करते हुए, तो वो ये भी नहीं चाहते। सो वो जो है ज़ाहिर बात है टाइम नहीं अपना लगाना चाहेंगे या एफर्ट डिस्कस करने में, आपकी नीड और एवेल्यूएट करना, आपकी कंपनी को और असेस करना, ट्रांजैक्शन और एडवाइस करना बगैर किसी एडुकेट फ़ीस के लिए। फ़ीस भी ज़ाहिर बात है चार्ज वो कर सकते हैं। और आपका एम क्या है, आपका एम ये कि बेस्ट पॉसिबल एडवाइस लें पेमेंट मैकेनिज़्म के ऊपर, और जो ज़्यादा अप्रोप्राइट रिलेटेड फैसिलिटीज़ है ताकि क्रेडिट हासिल कर सकें फर्म के ऊपर जो आप अफोर्ड करें, और इंश्योर करें कि आप कवर करें तमाम जो एसोसिएट रिस्क हैं, जितने भी रिस्क जुड़े हुए हैं। सो आप जो है वो देखना चाहेंगे तमाम ऑप्शंस के ऊपर, और आपका बैंक जो है दूसरी तरफ वो सॉल्व करना चाहेगा आपकी प्रॉब्लम को क्विकली यूज़ करते हुए टेक्निक जो कि वेल नोन होती है उसके स्टाफ्स के लिए, और उसमें शामिल है लीस्ट एफोर्ट और रिस्क भी। सो आपका बैंक जो है वो कंसिडर करेगा आपकी ट्रेड ट्रांजेक्शन को मेरिट के ऊपर, आपका पार्टनर होना और शेयर करना रिस्क आपके साथ। बैंक जो है वो प्रेफर करेगा अवॉइड करना लूज करना टाइम, और सिंपली जो है वो पूछेगा चेंजेस के लिए आपके फिक्स्ड और जो करंट एसेट के बारे में एज अ सिक्योरिटी के तौर पर। सो बैंक जो है दूसरी तरफ एक कंपटीशन के अंदर है दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ, वो भी जो है कंपटीशन के अंदर है। बैंक लैंडिंग क्राइटेरिया की अगर हम बात करेंगे किस क्राइटेरिया के ऊपर बैंक जो है वो लोन देता है, तो कोई भी स्टैंडर्ड क्राइटेरिया नहीं है शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए। अगर हम देखते हैं बैंक ने खुद सेट किए होते हैं अपने इंटरनल रूल्स, हर बैंक के अपने कुछ रूल्स हमें दिखाई देते हैं। हाँ, ये ज़रूरी है कि वो बाउंड होते हैं जनरल रेगुलेशंस और
कुछ गाइडलाइंस जो कि स्टेट बैंक की तरफ से उनको दी जाती हैं। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उनको गाइडलाइन दी गई है उनके तो बाउंड है, लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने ज़ाहिर बात है अपनी कुछ क्राइटेरियाज को सेट किया होता है। सो प्रेजेंटिंग योर रिक्वेस्ट फॉर अ शॉर्ट टर्म लोन, आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको प्रेजेंट करना है शॉर्ट टर्म लोन के लिए। सो नो होम यू आर डीलिंग विद, इस चीज़ को जानना है कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं। अनलेस कि आप ऑलरेडी इंस्टीट्यूशन हैं, कस्टमर, अगर आप इंस्टीट्यूशन के ऑलरेडी कस्टमर हैं तो आप पहले ही जानते हैं उसके बारे में, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप जो है वो क्या करेंगे, पहले ही इंस्टीट्यूशन के बारे में जानें और ऐसे लोगों से पूछें जिनका एक्सपीरियंस है इंस्टीट्यूशन के साथ। उसके अलावा ये कि गिव प्रायर नोटिस ऑफ योर इंटेंशन। ये बेहतर होता है कि पहले ही आप जो है वो कॉल कर लें, एक अपॉइंटमेंट ले लें। ज़ाहिर बात है उनका टाइम जाएगा जब आप उनसे मिलेंगे, तो एक अपॉइंटमेंट ले लेना बेटर होता है। और कभी-कभी ये भी बेटर होता है कि उनको लिखा जाए कोई लेटर या फैक्स वगैरह, या ईमेल भी आज के दौर में जो है वो किया जाए कि आप कौन हैं और आप क्या करते हैं। कौन है आप और क्या करते हैं, उनको नहीं पता, ज़ाहिर बात है आप कौन है और आप क्या करते हैं और कितना आपको बोरो करने की ज़रूरत है और क्यों करने की ज़रूरत है, इन तमाम रीज़न्स के साथ। और बी वेल प्रिपेयर्ड। सो वेल प्रिपेयर्ड रहें। बैंकर जो है, ज़ाहिर बात है अगर आप बैंक कभी गए हों तो बैंक में आप देखते हैं कि बैंक के जो लोग होते हैं वो काफ़ी बिजी हैं। सो बैंकर काफ़ी बिजी है, आपको अपने पॉइंट के ऊपर जल्दी आना होगा। आपने, ज़ाहिर बात है आप उनको लगेगा कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं अगर आप ज़्यादा जो है वो डिटेल में जाएंगे। सो बताएं कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं और कितना पैसे की आपको ज़रूरत है और किस लिए ज़रूरत है। सो प्रिपेयर करें एक जो, ताकि हैंड ओवर कर सके कॉपी आपकी जो एनुअल रिपोर्ट है या फिर जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। एडवाइस लें, एडवाइस भी मिल जाएगी। एक्सपीरियंस बैंकर जो होते हैं वो गाइड कर सकते हैं आपको और एडवाइस देंगे रिस्क के हवाले से, और जो डेंजर होता है बहुत सी पेमेंट मेथड्स का, उनसे एडवाइस लें। इस चीज़ के बारे में जो सूटेबल तरीका है कि फाइनेंस करें आपकी ट्रांजेक्शन, और जो सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड की जाए एज अ गारंटी के तौर पे आपकी बोरोइंग्स की। बट बी कॉशियस, लेकिन कॉशियस रहें, रेजिस्ट करें बोरिंग की उसके मुकाबले में जो आपको ज़रूरत है, यानी कि उससे ज़्यादा है तो उसके उसके लिए आप रेजिस्ट करेंगे, आप नहीं लें। जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही आपने बोरो करना है, और ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए भी नहीं हो। और इंटरेस्ट रेट ज़ाहिर बात है ज़्यादा चार्ज करेंगे वो तो फिर आपका नुकसान होगा। कभी कभी बैंक्स कभी कभी प्रपोज करते हैं काइंड्स ऑफ क्रेडिट या फिर पेमेंट मेथड जो कि ज़्यादा फेमिलियर होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे मेथड जिनसे आप फेमिलियर है, जो आपके लिए आसान हो सकते हैं। सो दैट आर द मोस्ट टू देम सेल्फ और दैट लीस्ट रिस्क टू देम, जो कि जिनमें रिस्क भी कम है। सो वाइल अवॉइडिंग शॉपिंग अराउंड, सो बैंकर्स जो है वो नहीं चाहते, पसंद नहीं करते जो शॉपिंग अराउंड है बेस्ट डील के लिए, यानी कि कंपैरिजन करना जो है उनके रेट्स का या टर्म्स का दूसरे बैंक्स के साथ, और नेगोशिएट करना और उनसे बेटर डील के लिए कहना, यानी कि जिस तरह से हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो इस तरह की चीज़ें जो है, सो विजिट करना कई सारे इंस्टीट्यूशंस का और कंपैरिजन वगैरह करना उनके साथ। सो ये तमाम चीज़ें जो है इसमें आ जाती हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए, मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।